हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी क्लासेस बीच में 1-2 दिन आती हैं, 1 दिन नहीं आती। तो देखो प्यारे बच्चों, क्लासेस का क्या इशू चल रहा है कि एक तो थोड़ा-सा ना ये आप फ़ोन के अंदर भी ये क्लासेस देख रहे हो तो बीच में कुछ लाइनिंग्स वगैरह ये इस पे काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा अभी इसको कैसे सही करें, ठीक है? इस पर भी मत्था मार रहे हैं। ऊपर से क्वालिटी में भी आ रहा है। बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि सर रेड और ग्रीन मार्कर का यूज कम कीजिए। तो आज की स्लाइड ये रेड मार्कर की, बाकी की जितनी भी स्लाइड आएगी आपको या तो ब्लू में या ब्लैक मार्कर में आपको मिलेंगी, ताकि आपको परेशानी न हो। दूसरी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। कमिंग सून तो दिखा ही रहा है। ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा में बोल दूं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, उसका कोई पता नहीं है, कब आ जाए कोई पता नहीं है। तीसरी बात, राजस्थान 4th ग्रेड के डीवी भी चल रहे हैं, और जो पीएच एक्स सर्विसमैन और जो तलाकशुदा विधवा इस कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं, उनके मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। जैसे पीएच कैटेगरी के मेडिकल जो पीएच कैंडिडेट हैं, उनके मेडिकल वेरिफिकेशन की भी डेट आ चुकी है, तो वो अपना देख लें, ठीक है, साइट पे जाके। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका भी आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। फिर देखें तो रेलवे एनटीपीसी जो सीबीटी ग्रेजुएशन 1, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएशन 1 का आपका एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं। चौथी बात, रेलवे एएलपी 2026 यानी कि रेलवे लोको पायलट की जो वैकेंसी है 11,000 11,500 के लमसम पोस्टेज हैं, तो वो भी उसके भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने 10th या 12th के बाद में आईटीआई की हुई है तो वो कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ न्यूज चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और उसका अगर लॉन्ग वीडियो या सिलेबस की या कुछ भी साइंस, जिस सब्जेक्ट में साइंस लगती हो, वो भी मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा। उसके बाद में देखें तो जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी कि 10 मई को एग्जाम है, और अपना सिलेबस है जो धीरे धीरे बायोलॉजी वो चल रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो तब तक करवा दिया जाए। एलडीसी के एग्जाम के लिए मैं आपसे कहना चाहूं तो एलडीसी के एग्जाम में साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा आ रहा है। एलडीसी के एग्जाम में साइंस का पोर्शन है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने उसकी भी अभी आज कल मैंने एक पोस्ट 6 बजे की पोस्ट है, एक मैंने 4 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं कि ये इतने इतने एग्जाम में इतने इतने क्वेश्चन आए हैं। टॉपिक भी मैंने वहां पर मेंशन किए हुए हैं। हाँ, वो टॉपिक मैंने सारे अपने चैनल पे डाल दिए गए हैं। मैं प्रयास करूंगा उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। फिर आप ऐसे करना, अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद में आप मुझे बता देना या इसी वीडियो में आप मुझे बता देना कि सर एलडीसी के लिए स्पेशल वन लाइनर, क्योंकि वो टॉपिक को दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, वो मैं करवा चुका हूं। हाँ, उसके वन लाइनर करवा दूंगा आपको, भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या आपको एमसीक्यू में करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर इससे ये इतनी थी बातें जो आपसे करनी थी, वो मैंने कर ली। अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। अपना टॉपिक चल रहा था कोर डेटा संघ। कौन सा संघ? कोर डेटा संघ, कोर डेटा। जंतु जगत पढ़ रहे थे ना, तो एक आईडी है, लकी बीका नाम की आईडी है। उस बच्ची को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी, भगवान आपकी मेहनत को कामयाबी प्रदान करें, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जब से मैंने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया है तब से ये बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर वीडियो पे ये कमेंट करते हैं, डाउट होता है पूरी वीडियो को वो बच्चे देखते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनको मैंने बोला था कि आप वो वहां तक लिखिए, प्रोटो जो आप ये सारी बातें उन्होंने वो कमेंट सेक्शन में डाली थी, तो बहुत अच्छा भाई। एक बच्चे को मैं जानता नहीं हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो उन्होंने पूछा था कि सर आपकी स्किन ऐसे कैसे है, तो वो बाय बर्थ है और नेचुरल है। फिर जो मेरे मम्मी पापा है वो नॉर्मल है। कभी मौका मिला तो आपके साथ रूबरू उनको करवाएंगे, ठीक है। चलिए, अपने संघ पढ़ रहे थे कोर डेटा। कोर डेटा के अब संघ के बाद में आपको पता है क्या आता है? संघ के बाद में सर वर्ग आता है ना? कैसे आता है सर वर्ग? कमेंट सेक्शन में डालोगे या मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। जगत, कौन सा पढ़ रही है? जंतु जगत, ठीक है। उसके बाद में संघ, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में गण, उसके बाद में कुल, उसके बाद में वंश, और उसके बाद में जाति। ये 7 स्टेप में वर्गीकरण होता है। ये आपको कहीं ना कहीं 9वीं क्लास में आपने देखा होगा, 11th क्लास में आपने देखा होगा, बीएससी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपने संघ में अब वर्ग को पढ़ेंगे। कौन से वर्ग को? अगला वर्ग है अपना सरीसृप। सरीसृप नाम सुनते ही आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है? सांप का। सरीसृप सुनते ही आपके दिमाग में सांप का ख्याल आ जाता है, और ये बिल्कुल सत्य भी है। इसको ना रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इसको रेप्टाइल्स बोलते क्यों हैं?
रेप्टाइल, सरीसृप तो हमें समझ में आ गया, रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं। रेंग कर का मतलब समझते हो? घसीट कर, यानी कि खुद के शरीर को अपने जमीन पर वो घसीट कर चलते हैं। कभी आपने सांप को गति करते हुए देखा होगा, सांप को चलते हुए, उसके पैर नहीं होते जैसे हमारे पैर होते हैं ना, तो हम तो पैरों से चलते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को घसीट कर चलते हैं, इसलिए उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई, अधिकांश होते हैं ये स्थलवासी, यानी कि सरीसृप वर्ग के अंदर जितने भी जंतु होते हैं, सरीसृप वर्ग के अंदर जितने भी जंतु होते हैं वो अधिकांश, यानी कि बहुत ज्यादा तो स्थलवासी होते हैं, यानी कि जमीन पर निवास करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ एक बहुत कम जलवासी भी होते हैं। क्या होते हैं? जलवासी। अब कुछ एक है तो इसका ना अपने को ज्यादा अध्ययन नहीं करना होता भी कौन जलवासी है या कौन नहीं है। ये जब आप बड़ी तैयारी करते हो ना, बड़े लेवल की तैयारी करते हो, वहां पर ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, जैसे बीएससी वगैरह में पूछ ली जाती है। जब मैं अपनी अलग प्लेलिस्ट चल रही है, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जैसे ही साइंस कंप्लीट होगी 11th-12th की, तो आपको बीएससी स्टार्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो वहां पर आपने ये चीजें पढ़ेंगे, जो जिन बच्चों के पास साइंस है तो उनको ये चीजें काम किया, आपको जो नॉर्मल जिनके पास साइंस नहीं है तो उनको ज्यादा नहीं उलझना है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेंग कर चलते हैं, बता ही दिया, और रेंग कर चलते हैं, इसी वजह से इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्नेक है, सांप है, इनको ना रेप्टाइल्स में ही क्यों रखा गया है? एक कथन निष्कर्ष टाइप क्वेश्चन है ना, वहां पर ये कमेंट में पूछी जा सकती है। तो आप कह सकते हो कि ये रेंग कर चलते हैं इसलिए उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। अनियमित तापी, इनके अंदर ताप नियंत्रण नहीं होता, अनियमित तापी होते हैं, ताप नियंत्रण नहीं कर पाते। अब ताप नियंत्रण का क्या मतलब है? देखो, ताप नियंत्रण का मतलब मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक। आपने ना हर टाइम आपने सांप को नहीं देखा होगा, कुछ स्पेशल मौसम आते हैं वहां पर ये ज्यादा जमीन से बाहर निकलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। अब देखो, हम क्या है, हम नियत तापी, हम ताप का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे सर नियंत्रण करते हैं हम ताप का नियंत्रण हम कैसे करते हैं? देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे मौसम बदलता मौसम आ रहा है, तो हमारी बॉडी कभी रात को हमें, अब जैसे मैं खुद को ही बता देता हूं, दिन में तो गर्मी लगती है, रात को पंखा चलाकर और रजाई लेकर सोते हैं। क्या करते हैं? हम ताप नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और कभी अब देखो, मान लीजिए हम गर्मियों में पंखा ना चलाएं तो क्या होगा? हमारी बॉडी पसीना निकालेगी। तो पसीना क्यों निकालती है वो? क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। बाहर का टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 48 डिग्री हो गया। अब 48 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का 37, तो ये इस टेम्परेचर का मेंटेन करती है, इस 48 को। इस अब बाहर का टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, मेरे को ये एक ही गुड्डा बनाना आता है, बहुत बार से आपने देखा ही होगा। ये मान लीजिए इसकी 37 डिग्री इसका टेम्परेचर है, अब बाहर का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर इस पर प्रभाव डालेगा, इस पर प्रभाव डालेगा। अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर 48 डिग्री इसके प्रभाव से हो जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब इस तरह से पृथ्वी का विनाश हो जाए। हम नहीं तापते, तो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी से पसीना निकालते हैं, अपनी बॉडी से पसीना निकालते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन रहती है। अब बात करें सर्दियों की। सर्दियों में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर 37 का 37 ही रहेगा, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब क्या आपको पसीना आता है? नहीं आता। फिर क्या होता है? सर सर्दी लगती है, मतलब हमारी बॉडी में कंपन शुरू हो जाती है, ठिठुरन होती है, और बहुत ज्यादा सर्दी लगने पर बॉडी पैर हाथ पैर का सुन्न भी होने लगते हैं। तो वो क्या होती है? वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, यानी कि हमारी बॉडी फिर क्या करेगी? उस टेम्परेचर को बढ़ाएगी, इसको मेंटेन करेगी। वायुमंडल कहेगा कि इसका टेम्परेचर हम 15 डिग्री कर दें, लेकिन ये बॉडी कहेगी नहीं, मैं 15 डिग्री नहीं करूंगा, मैं मेरा 37 का 37 हूं। तो ये नियमित तापी होते हैं, हम नियत तापी हैं, लेकिन ये आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अनियमित तापी होती हैं। अगर ये कम, अगर इनको ज्यादा टेम्परेचर में रहते हैं तो ये कम टेम्परेचर वाली जगहों पर नहीं जाएंगे। इस तरह से ये अपने अनियमित तापी होते हैं। वो कुछ समय के लिए ही, जब उनको जब इनके वायुमंडल से टेम्परेचर मैच करता होता है तभी ये वायुमंडल के अंदर आता है, नहीं तो अपना जहां पर वो अलग ही अनुकूलन बनाकर रखती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? बता दिया मैंने। हमारी जो स्किन, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो 3 परतों से बनी होती है। ठीक है, उसमें एक एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? बाहरी त्वचा, जिस पर श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। अंतःकंकाल का मतलब होता है शरीर के अंदर का जो कंकाल होता है उसमें अस्थियां पाई जाती हैं। ये कोर डेटा का विशेष बात है।
कोडेटा संघ में सीधी सी बात है अस्थियां तो पाई जाएंगी, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये तो क्लियर है। कोडेटा का मतलब ही रज्जु की अस्थि का मतलब है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो एग्जामिनर अपने को कंफ्यूज करने के लिए देता है कि ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। अब बोल दें कि हमारी मानव बॉडी है, मानव बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, वो बोल दे कि मानव बॉडी अनियमित तापीय है, नियत तापीय है, तो ये तो फिर वो नॉनसेंस बात है ना। तो वही बात है कि अंतः कंकाल अस्थि का बना, अब कंकाल तो वो अस्थि का ही बनेगा। रुखी त्वचा होती है, त्वचा कैसी होती है? रुखी, यानी कि त्वचा पर सिल्क स्किन नहीं होती, इनकी रुखी होती है। क्यों? अब रुखी होती है तभी तो वो रेंग कर चलते हैं ना। जैसे घर्षण वाली चीज मैंने पढ़ाई थी, घर्षण की सतह कैसी होती है? रुखी होती है, तभी तो वो घर्षण कर पाती है। अगर घर्षण रुखी त्वचा ना हो तो घर्षण कैसे होगा? इसलिए इनकी त्वचा कैसी होती है? रुखी होती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा और पानी की कमी होती है वहां पर इस प्रकार के जीव ज्यादा पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक, आगे देखते हैं। खोपड़ी में केवल एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल होता है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल की हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये खोपड़ी में केवल एक यही होता है, यानी कि इसके दिमाग में इतना ही दिमाग होता है, मस्तिष्क इतना ही होता है। विकास की प्रथम अवस्था में क्लोम पाए जाते हैं। चलो, क्लोम क्या होते हैं, कोई बताएगा? क्लोम बहुत बार बता दिया, श्वसन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? श्वसन के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? क्लोम श्वसन के लिए होते हैं। दूसरी बात, ये देखा जाए, हमने पढ़ा था कि जो जलीय जीव होते हैं उनमें क्लोम पाए जाते हैं, लेकिन अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं? कुछ एक जीवों में, कुछ एक जीव जलीय जलवासी होते हैं, तो सीधी सी बात, आप जलवासी हैं तो क्लोम तो पाए जाएंगे, क्योंकि उनको श्वसन करना है तो क्लोम जरूरी है। तो इनकी जो परिवर्धन की प्रथम अवस्था होती है या जो विकास की प्रथम अवस्था होती है, उस अवस्था में तो क्लोम पाए जाते हैं। जब ये वयस्क अवस्था में आ जाते हैं तब श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि इनके अंदर भी फेफड़े पाए जाते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में, कई बच्चों के जो मस्तिष्क में अभी सिर्फ एक सरीसृप ही चल रहा है, यानी कि वो इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको सांप के नजरिए से देखकर पढ़ रहे हैं। भाई हाँ, सांप में तो सर वो तो लंबा होता है, वो तो ऐसे होता है, उसमें फेफड़े कहां से हो गए? तो होते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल होते हैं। हाँ, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें नॉलेज। अब जैसे हम, जब मैं 11th क्लास में था तो हमारे से कॉकरोच कटवाया गया था, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि आप कॉकरोच को काटिए, तो मुझे क्या पता था भाई ऐसे प्रैक्टिकल करना है इसको। मैंने उसको रखा, बीच में से एक पीस इधर और एक पीस इधर, इस तरह से मैंने उसको काट दिया। लेकिन उससे चीजें नहीं क्लियर हो पाती, वो एग्जामिनर्स अपने को करवाते हैं, अपने टीचर्स अपने को करवाते हैं, वहां पर अपनी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। हृदय में 2 आलिंद और आंशिक रूप से एक नीले पाया जाता है, यानी कि हृदय कैसा होता है? 3 कोष्ठीय। चलिए, इस हृदय को जानते हो क्या? सभी जानते हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना बारी आपकी भी आएगी, है ना। तो ये वैसे देखा जाए तो हमारा दिल नहीं है ये। क्यों नहीं है? अभी मैंने क्या बोला है कि 2 आलिंद और एक आंशिक रूप से नीले। तो ये आलिंद होते हैं और ये आपको पता है नीले होता है, जो मैं परिसंचरण तंत्र में करवा चुका हूं। आलिंद और नीले, 2 आलिंद हो गए, एक नीला हो गया, ठीक है। तो ये दिल हमारा नहीं होता। अब हमारा दिल है ही नहीं ये, तो हमारा दिल हम ऐसा क्यों बनाते हैं? हमारा दिल ऐसा नहीं होता, हमारे दिल में 4 कोष्ठ होते हैं, इस प्रकार से ऐसा होता है हमारा दिल। ये मैंने रफली बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ऐसे किसी के दिल में मत रहा करो भाई, मैंने पहले ही बताई, इस पर भी वीडियो बनाई थी मैंने, है ना। तो इसमें कोई नहीं रहता किसी के दिल में, ये मैंने पहले करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में आरबीसी पाई जाती है इसके अंदर, ये इनकी विशेष बात है भाई, इनके अंदर आरबीसी पाई जा रही है। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, आरबीसी। चलिए, इसके बाद में आहार नाल, जनन व मूत्र वाहिनियां क्लोरेका में खुलती हैं। अब देखो, यानी कि आहार नाल यानी पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम, जनन रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम, और मूत्र वाहिनियां उत्सर्जन का पूरा सिस्टम, ये तीनों की तीनों एक ही जगह खुलती है। कहां पर? क्लोरेका में। ये आपको याद रखना है, कहां पर खुलती है? क्लोरेका में, ठीक है। अंत निषेचन, निषेचन कैसा पाया जाता है? अंत, अंत मतलब, अंत निषेचन का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये स्थलवासी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, प्रयास करना इसको समझने का। अंत निषेचन का मतलब क्या होता है कि अब ये जनन कर रहे हैं,
बड़े जीव हो गए, तो अब बड़े तो जीव लैंगिक जनन करते हैं, ये तो आपको पता है। मान लीजिए ये कोई एक जीव है, ये कोई एक जीव है, ये नर है, ये मादा है, ठीक है। तो ये अपने जो स्पर्म होते हैं या जो अपने शुक्राणु होते हैं वो मादा शरीर के अंदर भेजेगा, ठीक है, मादा शरीर के अंदर भेजेगा, तभी तो अंतःनिषेचन होगा, यानी कि ये स्पर्म इसके शरीर के अंदर जाना चाहिए, इसी के द्वारा इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा तो ये यहां पर होगा फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद में जो संरचना बनेगी उसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब ये जाइगोट कहां पर बना है? ये मादा शरीर के अंदर बना है। ये प्रक्रिया कहां पर हुई है? मादा शरीर के अंदर हुई है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःनिषेचन। अब जलाशयों में जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर लगभग बाह्य निषेचन पाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास, नर के पास मादा तक अपने स्पर्म भेजने का माध्यम क्या था? जल था। नर क्या करता था? अपने स्पर्म होते थे वो जल में छोड़ देता था और मादा वहां से जल से ग्रहण कर लेती थी। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, क्यों? ये तो स्थलवासी है, इसीलिए इनके अंदर अंतःनिषेचन पाया जाता है। इस तरह से चीजों को कनेक्ट करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। लार्वावस्था नहीं होती। अब लार्वावस्था धीरे धीरे कम होती जाएगी, लार्वावस्था नहीं बनती। जैसे मेंढक में लार्वावस्था कौन सी थी? टेडपोल लार्वावस्था थी। याद है ना? पूछा गया क्वेश्चन है, टेडपोल लार्वावस्था पूछी थी एक बार इसमें, ठीक है। शरीर लंबा व बेलनाकार। अब यहां पर आप जो सांप होता है उसको दिमाग में ला सकते हो। शरीर कैसा होता है उनका? लंबा होता है और बेलनाकार होता है। हाँ जी, सॉरी भाई, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया, बीच में माइक बंद हो गया था। तो अपने फटाफट करते हैं आगे। तो लार्वावस्था नहीं होती, शरीर लंबा व बेलनाकार होता है, बताइए। इसमें विष दंत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विष दंत पाए जाते हैं, यानी कि जहर वाले दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जहर वाले दांत पाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। कच्छ, कछुआ, स्फोलिडोन, घरेलू छिपकली, गोह, कैटरपिलर, नाग। नाग को कोबरा भी बोलते हैं, देखा होगा। ये विषैला होता है, नाग होता है ना वो विषैला होता है, यानी इसके अंदर जहर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक और है बगेनस, ये भी अत्यधिक विषैला होता है। उसके बाद में है अजगर। अजगर को बोलते हैं पाइथन। क्या बोलते हैं अजगर को? सॉरी भाई, अजगर को बोलते हैं पाइथन, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर। ये आपको एग्जांपल से याद रखने और कोई नई बात नहीं है। ट्रायोनिक्स, नदियों तालाबों में पाया जाने वाला कछुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि नदियों और तालाबों में पाए जाने वाले कछुओं को क्या बोलते हैं? ट्रायोनिक्स बोलते हैं। ट्रैको, उड़ने वाली छिपकली। ये पूछ सकता है, उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है? ट्रैको, ठीक है। ट्रैको या ड्रैको भी बोल देते हैं इसको। ये अपना होता है सरीसृप वर्ग कंप्लीट, ठीक है। विष दंत की आपको एक बात बतानी थी, वो एक शॉर्ट वीडियो में अलग से आपको बताई जाएगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला वर्ग है पक्षी। अब ये सारी सरीसृप भी आपने देखे हैं तो पक्षी भी देखे हैं, बताने वाली कोई खास बात नहीं है, पर फिर भी हल्की फुल्की बातें पढ़ लेते हैं कि पक्षी नियमित तापी होते हैं, यानी कि अपने ताप का भी वो नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। उड़ने में चलने वाले जंतु होते हैं, उड़ते भी हैं और चलते भी हैं, कोई नई बात नहीं है। शरीर का भाग, जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, सिर में, गर्दन में और धड़ में। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, गर्दन और धड़, 3 भाग होते हैं। और एक छोटी सी पूंछ होती है, छोटी सी पूंछ होती है, ठीक है, जो कहां पर लगी होती है? धड़ पर लगी होती है। कोई नई बात नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं आपसे। जो पूछने वाली बात होगी वो मैं आपको बताता हूं। शरीर परों से ढका होता है। किससे? परों से, यानी कि पंखों से। शरीर पर पंख पाए जाते हैं, पंखों से ढका होता है। कोई नई बात नहीं है, पता है आपको, ठीक है। एक मैंने लाइन पढ़ी थी, भरोसा उठ जाएगा आपका सुंदरता से जब आप मोर को सांप खाते हुए देखोगे, ऐसा कुछ लाइन थी, ठीक है। तो मोर होता है वो सांप भी खाता है, तो सुंदरता पर विश्वास मत किया करो भाई। अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब होता है आगे वाले पैर, ठीक है, जो पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो आपने कभी नोटिस किया कि पंखों के जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख कहां से बनते हैं? तो जो अग्रपाद होते हैं, यानी कि जैसे हमारे अग्रपाद कौन से होते हैं? हमारे अग्रपाद हमारे हाथ हैं, तो उनके पंख में बदल जाते हैं। जबड़ों में दांत नहीं होते, उनके जुबड़े में दांत नहीं होते, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। अंगुलियां नखुरी युक्त है, यानी कि इनकी अंगुलियों में नाखून पाए जाते हैं। कभी देखना इनके जो पैरों के अग्रपाद हैं, अग्रपाद तो पंखों में बदल गए। जो पश्चपाद होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें अंगुलियां होती है, तो अंगुलियों में
नाखून होते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेष बात है। श्वसन होता है फेफड़ों में वायु कोशों द्वारा। ठीक है, हृदय होता है 4 कोश, 2 वालिंद्र 2 नीले। केवल दाहिना महाधमनी चाप बनाता है, केवल दाहिना भाग होता है वो महाधमनी चाप बनाता है। कंकाल होता है सैरंध्र व हल्का। देखो, कभी विचार किया है आपने कि सर हम क्यों नहीं उड़ते? वैसे तो कई बच्चे होते हैं वो उड़ते हैं, लेकिन बाद में उनके पर काट दिए जाते हैं तो वो फिर उड़ना बंद हो जाते हैं। ठीक है, हर फैमिली में एक दो ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, उड़ने वाले, तो वो शुरू शुरू में उड़ते हैं। ठीक है, तो मेरी कोई जैसे रिलेटिव है वो फैमिली में वो देख रहे होंगे वीडियो, तो वो कहेंगे तो हमारी फैमिली में तो ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई। तो इनका कंकाल होता है, हम क्यों नहीं उड़ पाते? हम उड़ने का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर क्या करें, पंख काट देते हैं घर वाले। लेकिन हंसी मजाक के लिए छोड़ो, सीरियसली बात करें तो हमारा जो कंकाल होता है वो हल्का नहीं होता, भारा होता है, वजनदार होता है, इसलिए हम नहीं उड़ पाते। उनका कंकाल होता है वो हल्का होता है, उनकी हड्डियां जो होती है अंदर से खोखली होती है और उनके शरीर के अंदर वायु कोश पाए जाते हैं, इस वजह से वो उड़ पाते हैं और ऊपर से उनके पंख होते हैं। ठीक है, खोपड़ी की हड्डियां जुड़ी हुई कम संख्या में होती है। इनके जो मस्तिष्क की हड्डियां वो आपस में जुड़ी हो, जैसे हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी तो जॉइंट तो होते हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकती हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं होता और इनकी हड्डियों की संख्या बहुत कम होती है। अब हड्डियों की संख्या कम है तो सॉरी भाई, हड्डियां कम होती हैं। जनन छिद्र गुदा से अलग नहीं होता, यानी इनका जो सेक्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जनन छिद्र होता है वो एनएस से अलग नहीं होता, वहीं से उत्सर्जन पदार्थ का निष्कासन होता है, वहीं से ये जनन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नर में मैथुन अंग नहीं पाया जाता। ये एक विशेष बात लगी मेरे को कि इनके अंदर जो नर के अंदर है ना, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो नहीं पाया जाता। फिर वो जनन कैसे करते हैं? सोचने वाली बात है। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मादा में बाई अंडवाहिनी ज्यादा विकसित होती है, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी मादा में बड़ी होती है। ठीक है, अंडज होते हैं, अंडज का मतलब ये अंडे को जन्म देते हैं, यानी कि ये शिशु को जन्म नहीं देते, ये अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद में शिशु बनता है। ठीक है, अब वैसे मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जैसे अपने देखते हैं ना कि अंडा तो नॉन वेज होता है या वेजिटेरियन होता है, तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय होती है। लेकिन यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि वेजिटेरियन क्यों होता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन नॉन वेजिटेरियन इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये पक्षी भी तो जीव है, तो उसका ये अंश होता है, इस वजह से मैं इसको नॉन वेजिटेरियन मानता हूं। ठीक है, अब एग्जांपल याद रखने की जरूरत है, कबूतर, गोरेया, मैना, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, ये याद रख लेना। ऑस्ट्रिच तो चहुबियो दौड़ने वाला पक्षी होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की एक खास बात है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है, पढ़ा होगा आपने। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन पाया जाता है यकृत की कोशिका, सर्वाधिक कम न्यूरॉन्स। एमू, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये। ऑर्कियोप्टेरिक्स हर्मिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग होता है और सबसे छोटा हर्मिंगबर्ड। उसके बाद में डोडो, ये डोडो पक्षी था पहले, ठीक है, अब ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब ये विलुप्त हो चुका है। इसके बाद में अपना लास्ट वर्ग बचता है स्तनधारी। कोई बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन ऐसे नहीं अभी बताने की जरूरत नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको, कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, हाँ बताया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्तनधारी जैसे ही अपना कंप्लीट होगा उसके बाद में अपने कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, फिर बायोलॉजी अपने थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 11th-12th की बायोलॉजी चल रही है, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स उस पर भी ध्यान देंगे और वन लाइनर भी शुरू करेंगे। हाँ, रीजनिंग का भी कर रहे हैं और रवि सर की भी 1-2 दिन में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है आपके लिए, एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए। किसके लिए? एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लिखित में हिंदी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारे चैनल पर जितने टॉपिक हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए वो नोट्स तो टेलीग्राम पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, या कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे चाहिए। ठीक है, मोस्टली आप टेलीग्राम पर ही मैसेज करना
ठीक है, अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में नंबर जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, वहां से आप उठाकर मैसेज कर सकते हो। सीधी सी बात है, मेहनत की हुई है तो जो नोट्स हैं वो पेड रहेंगे, ठीक है। आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, पेड रहेंगे। अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसको आप प्यार देते हो उस नोट्स को, ठीक है, तो आपके लिए साइंस के नोट्स भी मैं तैयार कर दूंगा एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए, लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज। उसके बाद में कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ जी सर हमें चाहिए, तैयार कर दो, तो मैं उस पर काम शुरू कर दूंगा। नहीं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस तो मिल ही रही हैं, आप मेहनत कर रहे हो, साथ के साथ नोट्स तैयार कर रहे हो, तो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा मानना यही है कि युद्ध में तलवार हमेशा खुद की बनाई हुई काम आती है, ठीक है। तो नोट्स खुद के प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं वो ऐसे बोल देते हैं कि सर हमसे तैयार नहीं होते नोट्स, हम पढ़ लेंगे, तो उसके लिए है। लेकिन ये नहीं है कि मैं नोट्स बेच रहा हूं, या सीधी सी बात है, सारी चीजें जरूरी होती हैं, सारा काम देखना पड़ता है, सिस्टम को चलाने के लिए सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। तो पर मेन बात यही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा नोट्स खुद तैयार कीजिए, वो दी बेस्ट है, वो आपको सिलेक्शन की संभावना को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो बाकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।